हेलो एमटी फैमिली, आज मैं एक और जबरदस्त कहानी लेकर आ चुकी हूँ। साउथ कोरियन हाइस्ट मूवी 2020 की कलेक्टर्स। कहानी के आखिर तक हमारा साथ देना। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक कब्रिस्तान से, जहाँ एक चोर जब कब्र की लाश चुराने के लिए कब्र खोदने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब उसने कब्र पर कान लगाकर अच्छे से आवाज सुनने की कोशिश की, तो उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। ये सुनने के बाद वो और ज्यादा घबरा उठा और जल्दी जल्दी कब्र खोदने लगा ताकि वो अंदर से उस बच्चे को बचा सके। और सीन यही कट हो जाती है। यहाँ से हम कुछ साल आगे आ जाते हैं, जहाँ कांग नाम का एक प्रोफेशनल चोर को देखते हैं, जो वर्कर का हुलिया लेकर एक बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर घुस गया और वहाँ से बुद्ध की मूर्ति चुरा ले गया। असल में ये मूर्ति बहुत ही कीमती थी और कुछ दिनों बाद इस मूर्ति को कंक्रीट के अंदर से निकालने वाले थे। इसे निकालने के लिए मंदिर में एक बड़ा आयोजन भी रखा गया था, लेकिन अब जब ये चोरी हो गई है तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इस चोरी की घटना के बाद मंदिर के मॉन्क पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके उनकी मूर्ति को वापस ला कर दे और चोर को जल्द से जल्द पकड़े। अब उधर देखा गया कि कांग अलग अलग ब्रोकर्स के पास मूर्ति बेचने की कोशिश कर रहा है। सभी ये मूर्ति खरीदने में दिलचस्पी तो दिखाते हैं, लेकिन किसी के पास इतने पैसे नहीं कि वो उस मूर्ति को खरीद सके। और फिर हम देखते हैं मिस्टर सांग को, जो असल में एक कसिनो ग्रुप का मालिक होता है और हाल ही में कोरियन कल्चरल एसेट फाउंडेशन का चेयरमैन भी बना है। और ये भी पता चलता है कि मिस्टर सांग एक बिलियनियर है। बिलियनियर होने के साथ साथ उसे एंटिक चीजें कलेक्ट करना बहुत पसंद है। वो दुनिया की जितनी भी महंगी महंगी एंटिक चीजें होती उन्हें इलीगली कलेक्ट करता है और सुरक्षित रखने के लिए उसने एक खास रूम बनाने का ऑर्डर भी दिया है। आज मिस्टर जिन मिस्टर सांग के लिए इस दुनिया का सबसे सुरक्षित लॉकर बना चुका था। इस लॉकर से चोरी करना लगभग असंभव है, क्योंकि इस लॉकर को खोलने के लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। जब मिस्टर सांग लॉकर के सामने आएगा, उसे लॉकर के मेन गेट को खोलने के लिए अपने पूरे हाथ का एक छाप देना पड़ेगा। इसके बाद ही लॉकर का मेन गेट खुलेगा। लेकिन जब वो मेन गेट से अंदर घुसेगा तो उसके बाद दूसरे स्टेप में उसके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसका इस्तेमाल वो अगले स्टेप में लॉकर के अलग अलग दरवाजे खोलने के लिए कर सकता है। इसके बावजूद तीसरा स्टेप बाकी रह जाता है। असल में मिस्टर सांग के पास एक स्पेशल चाबी है जो केवल उसी के पास रहता है और उसे इस्तेमाल करके वो फाइनली लॉकर खोलने में सक्षम होगा। इस तरह पूरे लॉकर को खोलना और बंद करना होता है। इसलिए अगर कोई चोरी करने आए या चोरी की योजना बनाए, तब भी ये 3 स्टेप बिना पूरे किए अंदर या बाहर नहीं जा सकता। एक और चीज हमें मिस्टर सांग के बारे में पता चलती है कि काम के बाद वो किसी तरह के सबूत छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसीलिए उसने अपनी असिस्टेंट मिस युन से कहकर लॉकर के क्रिएटर मिस्टर जिन को ही मरवा दिया, ताकि इस लॉकर के बारे में कोई जानकारी कभी न जान पाए। दूसरी ओर अगले दिन सुबह जब कांग फिर से बुद्ध की मूर्ति को बेचने के लिए क्लाइंट्स के पास गया, तो अचानक कुछ लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो कुछ कहने ही जाता है कि वो लोग उसे पकड़कर अपने बॉस चियोल के ऑफिस ले आए। असल में बॉस चियोल भी मिस्टर सांग का ही आदमी है, जो मिस्टर सांग के कहने पर कांग से बुद्ध मूर्ति छीनने की कोशिश कर रहे थे। अब चियोल कांग को एक ऑफर देता है। वो उसे इस मूर्ति के बदले एक बड़ी रकम दे सकता है। लेकिन जब कांग ने रकम सुनी तो उसे लगा कि ये तो बहुत कम है, तो वो किसी तरह उन्हें चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। चियोल के आदमी भी उसका पीछा करते हैं और एक समय में जाकर वो उसे चारों तरफ से फिर से घेर लेते हैं। जब चियोल गुस्से में कांग को मारने जा रहा था, तभी चीफ ओ, एक पुलिस ऑफिसर, वहाँ आ पहुँचे। कांग ऑफिसर को देखते ही रोने लगा और खुद की जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगाने लगा। वो कहता है ये लोग गुंडे हैं और जबरदस्ती उससे एक मूर्ति छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस चीफ ने चियोल के हाथ से वो मूर्ति ले ली, लेकिन जब पॉलिथीन खोलकर देखा तो अंदर कोई बुद्ध की मूर्ति ही नहीं थी। कांग असल में एक बहुत ही शातिर चोर है। उसने पहले से ही सब कुछ भाप लिया था। इसलिए जब वो चियोल के ऑफिस से भाग रहा था, उस वक्त वो एक लड़की से टकराया था और उसी वक्त उसने बड़ी चालाकी से उस लड़की के साथ मूर्ति को बदल दिया। वो लड़की भी कोई और नहीं बल्कि उसी की ही पार्टनर रिया थी। इसके बाद रात के वक्त देखा कि कांग एक बहुत ही छोटे परिवार के साथ रहता है, जिसमें रिया और उसके पिता थे और कांग उनके साथ ही रहता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात का खुलासा हुआ कि कई साल पहले जिस बच्चे को एक चोर ने कब्र से बचाया था, वो कांग ही था। लेकिन कांग उस कब्र में क्या कर रहा था और वो वहाँ कैसे पहुँचा, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। उस कब्र से कांग को रिया के पिता ने ही बचाया था। तब से वो उनके साथ रहने लगा और उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल गया। अब इधर कांग को चियोल का कॉल आया।
वो उसे अगले दिन किसी लोकेशन पर मिलने के लिए कहता है। अगली सुबह कांग वो मूर्ति लेकर उस लोकेशन पर च्योल से मिलने पहुंचा। च्योल उसे एक ऑफर देते हुए बोला, इस बुद्ध की मूर्ति को सही दाम पर बेचने के लिए मैंने एक चाइनीज बिलियनियर क्लाइंट ढूंढ लिया है और उस बिलियनियर के पास जितने दाम में हम मूर्ति बेचेंगे उसका आधा आधा हम अपने बीच बांट लेंगे। जल्द ही वो चाइनीज बिलियनियर भी वहाँ आ पहुंचा, लेकिन उसके साथ मिस्टर सांग की राइट हैंड मिस यून भी होती है। मगर डील के वक्त देखा गया कि मिस यून ने जानबूझकर क्लाइंट के सामने कह दिया कि ये मूर्ति असली नहीं नकली है, जिसके बाद क्लाइंट भी कंफ्यूज होकर मूर्ति खरीदे बिना ही वहाँ से वापस चला गया। असल में मिस यून ने ये इसीलिए किया क्योंकि वो च्योल की प्लानिंग के बारे में जान गई थी कि च्योल उनसे छिपकर इस मूर्ति को चाइनीज क्लाइंट के पास बेचना चाहता था और पूरा पैसा खुद ही हड़पने की प्लानिंग कर चुका था। इसीलिए उसने यहाँ आकर च्योल के प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद वो कांग को अपना बिजनेस कार्ड देकर कहती है, मेरी कंपनी तुम्हारी इस बुद्ध मूर्ति को खरीदना चाहती है, और वो उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट भी ऑफर करती है। वो जाते जाते ये भी कहती गई, जब पैसे मैनेज हो जाएंगे तब मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम आकर मूर्ति के बदले पैसे ले जाना। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अब इसके बाद जब अमाउंट तैयार हो जाता है तो मिस यून कांग को मिस्टर सांग के कैसीनो में बुलाती है और इस मूर्ति के बदले उसे 200 मिलियन वॉन के टोकन्स देती है। इतने सारे पैसे एक साथ कैश में लेना मुश्किल था, इसीलिए उसने उसे टोकन दिए। लेकिन जब कांग उन टोकन से कैसीनो में खेलना शुरू करता है तो वो एक एक कर सारे पैसे हार जाता है। मगर फिर भी मिस यून को कांग बेहद पसंद आया, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक बहुत ही स्मार्ट लड़का है और किसी भी वक्त उनके काम आ सकता है। इसीलिए वो कांग को अपनी टीम में शामिल होने का प्रपोजल देती है और बदले में उसे एक बहुत ही महंगी कार गिफ्ट करती है। अब हालांकि कांग उनके साथ काम करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसे कार का रंग पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने कार लेने से मना कर दिया। अब मिस यून कांग को उसके पहले काम के बारे में बताने लगी। तुम्हें चाइना जाना होगा, वहाँ की मिलिट्री की नजरों से बचकर अनमोल कोरियन स्टोन्स वापस लाना होगा। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान और चाइना बार बार कोरिया पर हमला कर वहाँ से कई कीमती और अनमोल रत्न चुरा ले गए थे, जिसमें ये पत्थर भी शामिल था। हालांकि 1970 के बाद से कोरिया बार बार उन देशों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उनके कल्चरल एसेट्स को वापस कर दे, लेकिन वो हर बार मना कर देते, यानी कि वो एसेट्स वापस नहीं देना चाहते। इसीलिए मिस्टर सांग अलग अलग देशों से चोरी करके या अलग अलग गुप्त तरीकों से उन एसेट्स को लेकर अपने पर्सनल लॉकर में स्टोर करता था, ताकि बाद में वो इनसे कुछ बड़ा काम कर सके। इसके बाद अगले दिन सुबह कांग और रिया डॉक्टर जोन्स नाम के एक आदमी से जाकर मिलते हैं। डॉक्टर जोन्स को एंटिक चीजों के बारे में बहुत अच्छी समझ होती है और उनकी क्या कीमतें हो सकती है इसकी भी वो अच्छी जानकारी रखता था। लेकिन अब उसने सारी इलीगल काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिस वजह से उसने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। पर कांग भी चालाक था, उसने उसे बहुत बड़ा अमाउंट का लालच दिखाकर और वो अमाउंट सुनकर डॉक्टर जोन्स भी आखिर तक मना नहीं कर पाता और उनके साथ काम करने को राजी हो गया। इसके बाद अगले सुबह कांग और डॉक्टर जोन्स चाइना जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। चाइना जाने की सारी व्यवस्था मिस यून ने पहले ही कर दी थी। चाइना एयरपोर्ट पर पहले से ही एक गाइड उन्हें लेने के लिए इंतजार कर रहा था। फिर वो गाइड उन्हें लेकर सीधा मिलिट्री बेस की ओर चल दिया। वहां पहुंचने के बाद जब उन्होंने ठीक से सिक्योरिटी चेक की तो पाया कि वहां मिलिट्री का कड़ा पहरा है। पर इस कड़े पहरे को भी चकमा देकर वो दीवार तोड़कर किसी तरह उस बेस के अंदर पहुंच गए। थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद वो आखिर में अपने देश के पुराने वो 5 अनमोल रत्न ढूंढ लेते हैं। जब डॉक्टर जोन्स ने उन्हें अच्छी तरह से चेक किया तो उसकी जानकारी के अनुसार ये असली पत्थर ही थे। अब उन्हें बड़ी ही सावधानी से पत्थरों को वहाँ से बाहर निकाल कर ले जाना है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते हैं तभी उनका गाइड उनके साथ विश्वासघात कर बैठा। वो उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और उनसे वो पत्थर छीनकर खुद वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन कांग और डॉक्टर जोन्स ने चालाकी से उस गाइड को वही मार डाला और उन पत्थरों को लेकर वो सही सलामत अपने देश वापस लौट आए। यहाँ आकर कांग पहली बार मिस्टर सांग से मिलता है और जब मिस्टर सांग को काम के बारे में पता चला तो वो उसके काम से बेहद इम्प्रेस हुआ। तो दोनों यहाँ एक डील करते हैं, क्योंकि वो भविष्य में भी साथ में और ज्यादा काम करना चाहते हैं। यहाँ फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है। आज से कई साल पहले मिस्टर सांग ने एक एंटीक चीज चोरी करने के लिए एक ग्रेव रॉबर की मदद ली थी। लेकिन जब काम पूरा हो जाता है
तो वो उसी ग्रेप रॉबर को उसके बेटे के सामने मारकर कब्र में दफना देता है, उसके बेटे के साथ ही, जो और कोई नहीं आज का कांग है, जिसे मिस्टर सांग ने उस दिन मारा था। वो कांग का पिता था। कब्र में दफन होने के बाद भी कांग कई दिनों तक भूख और प्यास से लड़ते हुए जिंदा रहा। और फिर कहानी का पहला सीन घटता है, जब एक दिन रिया के पिता ने कब्र से लाश चोरी करते वक्त कांग की रोने की आवाज सुनी थी। इन सारी घटी घटनाओं से साफ समझ आता है कि शायद कांग किसी खास मकसद से ही मिस्टर सांग की टीम में शामिल हुआ है। डॉक्टर जोन्स और कांग को काफी बड़ी रकम मिली थी। उसी पैसे से डॉक्टर जोन्स अपने लिए एक महंगी कार खरीद लाता है, और चूंकि अब दोनों अच्छे पार्टनर भी बन चुके थे, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते थे। अब एक दिन कांग मिस्टर सांग से उनके ऑफिस में जाकर मिलता है और उसके साथ एक और डील करने की कोशिश करता है। कांग बोला, हमारे देश के एक पुराने राजा की तलवार थी जो आज तक हमारे देश वापस कभी नहीं आ पाई। हम चाहे तो वो तलवार ला सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर सांग बोला, वो तलवार तो युद्ध के बाद जापान हम पर हमला करके हमारे देश से चोरी करके ले गया था और अब जापान की म्यूजियम में है। लेकिन तब कांग ने बताया कि जापान के पास जो तलवार है वो नकली है। असली तलवार तो उस जगह है जहाँ किंग ताई के दोस्त ने उसे रखने के लिए दी थी। फिर अपनी बात साबित करने के लिए कांग ने किंग ताई का लिखा हुआ वो खत मिस्टर सांग को दिया, जो किंग ताई ने किंग वान को लिखा था। अब इसके बाद मिस्टर सांग इस खत की ऑथेंटिसिटी चेक करवाने के लिए एक एंटिक स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। एंटिक स्पेशलिस्ट ने जब जांच की तो वो खत असली निकलता है। खत में जो अक्षर लिखे गए थे वो भी असली है। सब कुछ जान लेने के बाद आखिर में मिस्टर सांग कांग पर भरोसा करना शुरू करता है और यहीं से शुरुआत होती है उनकी दुनिया का सबसे बड़ा चोरी करने का प्लान। अब मास्टर सांग कांग को लेकर अपने उसी लॉकर के अंदर आता है जहां उसने अपनी जिंदगी में इकट्ठा की गई सभी एंटिक चीजों को स्टोर कर रखा था। लेकिन इस लॉकर में जो भी एक बार घुसता है, मिस्टर सांग उसे मार डालता ताकि इस लॉकर के बारे में कभी कोई ना जान सके। और आज जब कांग इस लॉकर के अंदर घुसा तो वो ये सारी चीजें देखकर पूरी तरह चौंक गया। लेकिन कांग को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब वो उस एंटिक चीज को देखता है जिसे बचपन में उसने अपने पिता के साथ मिलकर चोरी किया था, जिसकी वजह से आज उसके पिता जिंदा नहीं रहे। कांग साफ साफ समझ चुका था कि मिस्टर सांग ही वही आदमी है जिसने उसके बाबा को मारा था। और तभी अचानक मिस्टर सांग कांग पर बंदूक तानकर पूछता है, तुम आखिर कौन हो? किस मकसद से मेरी टीम में शामिल हुए हो? तुम मेरे साथ काम क्यों करना चाहते हो? कांग भी यहाँ बड़ी ही बुद्धिमानी से जवाब देते हुए दिखाई दिया। उसने कहा, पहले मैंने आपके इस लॉकर के बारे में सुना तो मैं यहाँ से कुछ एंटिक चीजें चोरी करने आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे समझ आ गया कि यहाँ से मैं चाहकर भी कुछ नहीं चुरा सकता। यहाँ से चोरी करके निकल भी जाऊँ तो भी आपसे छुपकर कहीं भी इन्हें बेच नहीं पाऊंगा। और उसका ये जवाब सुनकर मिस्टर सांग को कांग पर पूरा विश्वास हो जाता है, इसीलिए वो उसे नहीं मारता। बाद में वो अपनी असिस्टेंट मिस्टर युन से कहता है, इस तलवार की स्मगलिंग में कांग को जितना भी मदद की जरूरत पड़े उसे हर तरह की मदद मुहैया कराओ। इसके बाद मिस्टर सांग ने कांग को इस तलवार की स्मगलिंग की प्लानिंग करने के लिए एक अलग सा ऑफिस भी देता है, जिसके बाद कांग अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इस चोरी का पूरा प्लान बनाता है। प्लान बनाने के बाद वो सभी लिम नाम के एक आदमी के पास जाते हैं। असल में लिम जमीन के नीचे सुरंग बनाने में एक्सपर्ट था, लेकिन ये इलीगल काम करते करते वो कई सालों तक जेल की सजा काट रहा था और हाल ही में जेल से बाहर आया है, जिस वजह से वो उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए सीधे मना कर देता है। पर पैसों के आगे सब झुक जाते हैं। इतनी बड़ी रकम के लालच में वो मना नहीं कर पाया और इस काम के लिए तैयार हो गया। इसके बाद कांग ने मिस युन को अपनी पूरी प्लानिंग समझाई। उसने बताया, तलवार एक पार्क के अंदर रखी हुई है, लेकिन हम पार्क के अंदर सीधे जाकर तलवार नहीं ले सकते। हमें जमीन के नीचे से सुरंग खोदकर उस तलवार को निकालना होगा। लेकिन समस्या ये है कि सरकार 45 दिनों बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाली है, तो हमारे पास सिर्फ 45 दिन का समय है और उसी 45 दिनों में सब कुछ करना होगा। इस टनल को बनाने के लिए हमें पार्क के आसपास की 2-3 दुकानें खरीदनी होंगी और उन्हीं दुकानों में से एक के अंदर से सुरंग खोदने का काम शुरू करना होगा। यहाँ लिम अपने कुछ और लोगों को लेकर पार्क के पास ही एक कमरा किराए पर ले लेता है और दूसरी तरफ जियोल अपने गुंडों को लेकर पार्क के पास के 2-3 दुकान के मालिकों को पीटकर उनसे जबरदस्ती दुकानें खरीद लेता है। अब कांग ने मिस युन को ये भी बताया कि उस तलवार के चारों ओर जो सुरक्षा है वो बहुत ही मजबूत धातु से बनी है, जिसे ड्रिल करना या काटना
इम्पॉसिबल है। उनके टीम मेंबर डॉक्टर जोन्स एक नया केमिकल तैयार करता है जिसकी मदद से वो उस धातु को पिघला सकते थे। अब दुकान मिलने के बाद कांग की टीम दुकान पर रेनोवेशन का साइन बोर्ड लगाकर अंदर ही अंदर लिम और उसके आदमी खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। बाहर कोई आवाज ना सुन सके तो वो बार में तेज आवाज में म्यूजिक बजाने लगे। उन्हें 200 मीटर की एक सुरंग खोदनी थी जिसमें उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वो ऐसे ही लगातार काम कर रहे थे और सब कुछ प्लान के मुताबिक स्मूथली चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस चीफ की नजर उस बार पर पड़ी और उसे शक हुआ। वो जबरदस्ती बार के अंदर जाकर इधर उधर हर जगह तलाशी लेने लगा। लेकिन इस बार किसी तरह कांग के लोग चीफ को धोखा देकर पूरी सिचुएशन को संभाल लेते हैं। अब यहाँ गड्ढा करने के दौरान उनकी सुरंग के सामने एक बड़ा पत्थर आ जाता है जिसे काटने में उनका और समय बर्बाद होता। इस वजह से चियोल गुस्से में सुरंग के अंदर ब्लास्ट करने का फैसला करता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर वो सुरंग के अंदर ब्लास्ट करते तो उसकी आवाज बाहर तक पहुंच जाती और लोगों को शक हो जाता। इस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने प्लान बी बनाया और कुछ गैस सिलेंडर एक गाड़ी में भरकर दुकान के सामने खड़ी कर दी। उनकी योजना ये थी कि जब वे सुरंग के अंदर ब्लास्ट करेंगे तो वो ऐसे टाइम में करेंगे कि सुरंग के अंदर का ब्लास्ट और ये गैस सिलेंडर दोनों एक साथ फटे, जिससे कि लोगों को ये लगे कि केवल गैस सिलेंडर फटे हैं और यहाँ सुरंग में कुछ हुआ है, ये कोई समझ ही नहीं पाएगा। प्लान के मुताबिक सब कुछ शुरू हुआ, मगर जब वो ब्लास्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी उस वैन के पास एक कुत्ता आ जाता है। पर ब्लास्ट होने से पहले ही कांग ने दौड़कर उस कुत्ते को वहाँ से बचा लिया और जब ब्लास्ट हुआ तो कोई भी असली बात नहीं समझ पाया। अब पुलिस इस ब्लास्ट के मामले की जांच करने पहुंची तो एक सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने देखा कि ब्लास्ट से ठीक पहले कांग उस कुत्ते को वहाँ से बचा रहा था। ये देखकर पुलिस को शक हो गया कि शायद उसे पहले से पता था कि यहाँ ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए उसने कुत्ते को बचाया। पुलिस को यहाँ कुछ न कुछ इल्लीगल काम की बू आ रही है। अब एक दिन अचानक काम के दौरान चियोल के आदमी कांग पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले गए। दरअसल मिस्टर सांग ने ही कांग को यहाँ पकड़ कर लाने को कहा था। अब मिस्टर सांग उसे उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसमें वो पुलिस चीफ के साथ बात करता हुआ दिखता है। मिस्टर सांग को ये लग रहा है कि शायद कांग पुलिस का आदमी है या पुलिस के साथ मिलकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उसे मारना चाहता है। लेकिन उससे पहले ही कांग उन्हें सारी बात समझाकर बताई कि उस दिन पुलिस चीफ चियोल के बारे में बात करने के लिए उसके पास आए थे। दरअसल चियोल जो बुद्ध की मूर्ति को बेचना चाहता था उसके बारे में उन्हें एक टिप मिली थी, इसीलिए वो उसी के बारे में पूछने मेरे पास आए थे और अपनी बात साबित करने के लिए वो उस दिन की एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है। ये सब सुनने के बाद मिस यून मिस्टर सांग से बोली, कांग सच बोल रहा है क्योंकि उसी दिन चियोल आपको बताए बिना बुद्ध की मूर्ति बेचने जा रहा था, मगर बिल्कुल आखिरी वक्त में मैं वहाँ पहुँच गई, इसीलिए वो मूर्ति बेच नहीं पाया, नहीं तो वो मूर्ति बेचकर पैसे हड़प लेता। ये सुनकर मिस्टर सांग चियोल पर बेहद भड़क उठा और उसे पीटना शुरू कर दिया। काफी देर तक उसे मारने के बाद उसे अधमरा कर छोड़ देता है। इसके कुछ दिन बाद अचानक चियोल आकर कांग को कहता है, जिस दिन मिस्टर सांग को ये तलवार मिलेगी उस दिन वो तुम सबको मार डालेगा, यहाँ तक कि सुरंग खोदने में जिन्होंने तुम्हारी मदद की है उन्हें भी। इसीलिए वो उसे एक सलाह देता है, तुम तलवार हासिल कर अगर वो मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। लेकिन कांग ने उसे सीधा मना कर दिया और बोला, आगे क्या होगा वो मैं बाद में देख लूंगा। इसके बाद एक रात जब वो खुदाई करते करते पार्क के बिल्कुल बीच में पहुंच जाते हैं तो एक छोटे कैमरे से वो देखते हैं कि अब तक एक गार्ड वहां पहरा दे रहा है। उन्हें समझ आ गया कि अगर वो अब भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखते हैं तो गार्ड उनकी आवाज सुन लेगा और शायद उनका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने फिलहाल इंतजार करने का फैसला किया और तब कांग एक और मास्टर प्लान बनाता है। उसने कहा, हमें बारिश का इंतजार करना चाहिए क्योंकि हम अपने गोल से अब ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ही बारिश होगी हर बिजली की चमक के साथ हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे, इससे किसी को शक भी नहीं होगा और हमारे काम में अड़चन भी नहीं आएगी। दूसरी ओर देखते हैं कि मिस यून मिस्टर सांग का मसाज कर रही होती है। मसाज करने के दौरान जैसे ही उसे मौका मिलता है वो तुरंत मिस्टर सांग के उस खास चाबी की एक तस्वीर खींचकर किसी दूसरे आदमी को भेज देती है। वो आदमी चाबी की फोटो देखकर बिल्कुल वैसा ही एक नकली चाबी बना देता है। असल में मिस यून ने ये प्लान किया था कि वो मिस्टर सांग के लॉकर से सारी एंटिक चीजें चोरी करके उन्हें किसी दूसरे देश में बेचकर करोड़ों रुपए कमा सके। इधर हम चियोल को भी देखते हैं जो चीन से कुछ गुंडे बुला लाता है ताकि काम खत्म होते ही वो कांग की टीम के सभी लोगों को खत्म कर सके।
अब यहाँ मिस यून एक आदमी से मिलने पहुंची और हम जान पाते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जिन है, वही जिसने मास्टर सांग का लॉकर बनाया था। उस दिन जब मिस्टर सांग ने उसके हाथ पांव बांधकर पानी में फेंका था, तब मिस यून ने ही उसे बचाया था। अब मिस्टर जिन मिस यून को मिस्टर सांग के फिंगरप्रिंट्स और कुछ जरूरी दस्तावेज देता है, लेकिन वो उसे ये भी कहता है कि अभी तुम लॉकर नहीं खोल सकती, उसके लिए तुम्हें उस असली खास चाबी की जरूरत होगी। लेकिन देखा गया कि मिस यून के पास पहले से ही उस चाबी की एक डुप्लीकेट मौजूद थी। अब इधर कांग की टीम भी आखिरकार तलवार के करीब उस आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाते हैं, जहां एक खास धातु से तलवार की सुरक्षा की गई थी। अब उन्होंने पहले केमिकल से उस धातु को पिघलाया और फिर कैमरे से अंदर देखकर पक्का किया कि तलवार असल में वही है या नहीं। और जब मिस्टर सांग इस तलवार को देखने आए तो खुशी से लगभग वो पागल ही हो गए। फिर उसने चियोल को ऑर्डर दिया कि जैसे ही काम पूरा हो जाए कांग और उसकी पूरी टीम को खत्म कर दे। मिस्टर सांग के ऑर्डर पर चियोल सुरंग पहुंचता है, लेकिन जाकर देखता है कि चारों तरफ से बारिश का पानी अंदर घुस रहा था। अगर समय पर काम पूरा नहीं कर पाए तो मिट्टी गिरकर वो सभी के सभी अंदर दब सकते हैं। इसीलिए चियोल एक चाकू लेकर कांग के पास आया और सबको जल्दी काम खत्म करने के लिए डराने धमकाने लगा। कांग ये सारी बातें देख साफ साफ समझ गया कि मिस्टर सांग ने शायद काम पूरा होने के बाद उन सबको मारने का ऑर्डर दे चुका है। इसीलिए उसने चियोल के साथ लड़ाई शुरू कर दी। किसी तरह कांग और डॉक्टर जोन्स चियोल को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन चूंकि मिट्टी धंसकर गिर चुकी थी, चियोल वही मिट्टी के नीचे दबकर मारा जाता है। इसके बाद जब कांग और डॉक्टर जोन्स उस सुरंग से बाहर निकले, तब बार के अंदर मिस्टर सांग पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसका तो पहला प्लान फेल हो चुका था। इसीलिए अब वो दोनों को गोली मारकर उन्हें खत्म करने की सोच रहा था। पर कांग ने उसे समझाते हुए शांत किया कि असली प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तलवार हाथ में नहीं आई है और जिस जगह तलवार रखी है उसके चारों तरफ कई गैस की लाइनें हैं, जिनसे पूरे शहर में गैस सप्लाई होती है। कल सरकार वह काम शुरू करने वाली है और तब हम उन गैस लाइनों का फायदा उठाकर एक बड़ा ब्लास्ट करेंगे, जिससे कि पूरे शहर में हड़कंप मच जाएगा और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हम तलवार चुरा लाएंगे। कांग का ये प्लान सुनकर आखिरकार मिस्टर सांग एक आखिरी बार कांग पर भरोसा करने का फैसला लेता है। अगले दिन सुबह कांग अपने कहे अनुसार उस जगह पहुंचा जहां ब्लास्ट किया जाना था। फिर वहां एक ब्लास्ट करके वो सरकारी अधिकारियों के साथ भेष लेकर पार्क के बीच में पहुंचा। फिर पूरी जगह को कवर करके मशीनों से खुदाई शुरू की जाती है और एक समय पर वो बिल्कुल उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां वो तलवार दफनाई गई थी। लेकिन उस ताबूत को खोलने से पहले कांग ने मिस्टर सांग से कहा, इस तलवार को पाने के लिए आपने इतना कुछ किया, तो इसे सबसे पहले देखने का हक भी आपका है। प्लीज नीचे आइए। ऐसा कहकर उसने मिस्टर सांग को नीचे बुलाया। लेकिन मिस्टर सांग ने ताबूत खोला तो बिल्कुल दंग रह गए। अंदर कोई तलवार नहीं है, पूरा ताबूत खाली है। गुस्से में मिस्टर सांग ने बंदूक निकालकर कांग पर तान कर धमकी देकर कहा, तुमने वो तलवार कहाँ छुपाई है? मुझे अभी लोकेशन की जानकारी दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मारकर यही खत्म कर दूंगा। और तब कांग मिस्टर सांग को अपनी असली पहचान बताता है। वो बोला, कई साल पहले आपने जिस लाश चोरी करने वाले को मारा था, मैं उसी का ही बेटा हूँ। हालांकि उस दिन आपने मुझे जिंदा ही कब्र में दफना दिया था, लेकिन किसी तरह मैं जिंदा बच गया। शायद बचना मेरी किस्मत में लिखा था। और देखिए, आज मैं आपके सामने बदला लेने के लिए खड़ा हूँ। दूसरी ओर यहाँ मिस यून छिपकर मिस्टर सांग के लॉकर के अंदर घुस गई, लेकिन वो देखकर हैरान रह गई। पूरा का पूरा लॉकर खाली पड़ा है, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ लगे एक नोट से उसे समझ आ गया कि ये काम कांग नहीं किया है। अब यहाँ कांग मिस्टर सांग को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें उसकी पूरी टीम मिस्टर सांग की सारी एंटिक चीजों को लेकर खड़ी थी। ये देखकर मिस्टर सांग का पारा चढ़ गया और उसने कांग पर गोली चला दी। इसके बाद दोनों के बीच भारी मारपीट शुरू हो गई और एकदम आखिरी पल में कांग मिस्टर सांग की अच्छी तरह धुलाई कर उसे उसी कब्र में जिंदा दफना देता है। इसके बाद अगली सुबह कांग और उसकी पूरी टीम मिलकर जितने भी एंटिक चीजें थी वो सरकार को सौंप देते हैं। और यहाँ आखिर में खुलासा हुआ कि कांग पहले से ही पुलिस चीफ ओ के साथ मिलकर काम कर रहा था। उस दिन वो से मुलाकात कर यही वादा किया था कि सारी स्मगलिंग की गई एंटिक चीजें सरकार को वो वापस लौटा देगा। और तब उसने चीफ के साथ मिलकर वो नकली रिकॉर्डिंग बनाई थी। और जैसा हमने देखा था कि जब कांग मिस्टर सांग को उस तलवार के बारे में बताता है, तब उसने उसे एक पुराना खत भी दिया था जो कि पूरी तरह से नकली था।
जो उसने उसी आदमी के साथ मिलकर बनाई थी, ताकि मिस्टर सांग उसकी बातों पर पूरी तरह से भरोसा कर उस तलवार को ढूंढने की मिशन के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा कैमरा के जरिए कब्र के अंदर दिखाई गई वो तलवार की वीडियो भी नकली थी। और जब कांग की एक टीम ये सब काम करने में लगी थी, तब उसकी दूसरी टीम एक अलग सुरंग में घूमकर सीधे मिस्टर सांग के उस लॉकर तक जा पहुंची, जहां से उन्होंने वो एंटीक चीजें चुराई और इस तरह उन्होंने अपना प्लान पूरा किया। लेकिन वो इतने बेवकूफ भी नहीं थे कि अपनी जान को खतरे में डालकर सब कुछ सरकार को दे देंगे और अपने लिए कुछ भी नहीं रखेंगे। असल में जब उसने मिस्टर सांग की एंटीक चीजें चुराई थी, तब उस लॉकर से सांग के बहुत सारे पैसे भी वो ले आए, जिन्हें उन्होंने सरकार को ना देकर अपने पास ही रख लिया। और इस वजह से अब वो सभी करोड़पति बन चुके हैं। उधर मिस्टर सांग को भी कब्र से जिंदा बाहर निकाला गया और गैर कानूनी कामों में शामिल होने के कारण उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दूसरी तरफ मिस यून न्यूज चैनल में जा जाकर सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही है कि मिस्टर सांग ने उसे डरा धमकाकर ये सभी गैर कानूनी काम करने पर मजबूर किया था। अब कहानी के आखिर में देखते हैं कि कांग और उसकी टीम जापान जा रहे हैं, क्योंकि उनका अगला टारगेट है जापान। दरअसल जापान जो एंटीक चीजें कोरिया से चुरा कर ले गया था, वो अब उन्हें वापस अपने देश में लौटाने की चोरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए वो जापान की तरफ निकल पड़े और इसी दिलचस्प मोड़ पर ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। अब तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की ड्रामा की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करें। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर, साथ ही सब्सक्राइब करके जाएं। हाँ, हाई पॉइंट्स देना मत भूलना, ताकि और भी लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तो जल्द मिलते हैं अगली एक और कहानी लेकर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।